हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ खालिद हुसैनी की एक और दिल को छू जाने वाली किताब। आज मैं बात करूँगा खालिद हुसैनी की तीसरी किताब एंड द माउंटेन इकोस के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1952 के अफगानिस्तान के काबुल के पास बसे एक छोटे से गांव शादबाग से। जिस तरह पूरे मुल्क में गाँवों की हालत होती है, उसी तरह इस मुल्क की हालत भी होती है, जहाँ पर काम कम और गरीबी ज़्यादा होती है। यहाँ एक 11 साल का छोटा सा बच्चा अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसके वालिद सबूर होते हैं, जो कि बाकी गांव वालों की तरह लकड़ी काट के अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा उसकी एक छोटी सी बहन भी होती है, 3.5 साल की परी, और वो बिल्कुल अपनी नाम की तरह ही होती है। अब्दुल्ला और परी के बीच में काफ़ी लगाव होता है और परी बिना अब्दुल्ला के सोती भी नहीं है, और जहाँ जहाँ अब्दुल्ला जाता है परी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब्दुल्ला और परी के बीच में ये लगाव इस कारण से भी होता है क्योंकि अब्दुल्ला की माँ परी को जन्म देते वक्त ही मर गई थी, और उसके बाद से अब्दुल्ला ने परी को अपनी बेटी की तरह देखा है। अपनी पत्नी के मर जाने के बाद सबूर ने दूसरी शादी कर ली परवाना से, और उसे भी उससे एक साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है इकबाल। परवाना इकबाल को अपने सीने से लगा के रखती है और बाकी इन दोनों बच्चों को दूर। परवाना का एक बड़ा भाई भी होता है जिसे बच्चे अंकल नबी के नाम से बुलाते हैं, लेकिन अंकल नबी परवाना की तरह नहीं होते। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और हर महीने में एक बार वो काबुल से शादबाग का चक्कर ज़रूर लगाते हैं अपनी बड़ी सी आलीशान गाड़ी में। असल में ये गाड़ी उनके मालिक ने उन्हें दी होती है, जिसके लिए वो एज अ ड्राइवर काम करते हैं काबुल में। लेकिन जब जब वो शादबाग आते हैं तब वो अपनी इस गाड़ी में बच्चों को लेके घुमाया करते हैं, और बच्चे भी अंकल नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक बार सबूर अपने परिवार से बोलता है कि कल वो परी के साथ काबुल जाएगा। अब्दुल्ला भी साथ में चलने की ज़िद करने लगता है, लेकिन सबूर उसे डांट कर चुप करा देता है। लेकिन इसके बाद भी अब्दुल्ला ज़िद करता रहता है और रोने लगता है। तब सबूर उसे मार के चुप करा देता है और बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, वहाँ सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब परी और सबूर काबुल के लिए निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे अब्दुल्ला भी चला आता है, और जब आधे रास्ते बाद सबूर को पता चलता है कि अब्दुल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो वो अब्दुल्ला को भी अपने साथ ले लेता है। और इसी तरह ये तीनों चलते चलते काबुल पहुंचते हैं एक बड़ी सी हवेली के सामने। ये हवेली होती है काबुल के बहुत रईस बिजनेसमैन की, जिसका नाम होता है सुलेमान वहीदी। सुलेमान वहीदी अपनी बीवी निदा वहीदी के साथ वहाँ पर रहता है। उन दोनों की शादी को भी कुछ 3 ही साल हुए होते हैं, और इसी घर में सुलेमान वहीदी के लिए ही अंकल नबी एज अ ड्राइवर और एज अ कुक काम करते हैं। जब नीला परी को देखती है तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ बाज़ार लेके चली जाती है और उसे नए नए खिलौने दिला के लेके आती है। और वहीं घर पर अब्दुल्ला और सबूर परी को वहीं छोड़ के जाने लगते हैं। जब अब्दुल्ला पूछता है कि हम परी को यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो सबूर कहता है कि हम उसे उसकी बेहतरी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो यहाँ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल रहेगी कंपेयर टू अगर वो शादबाग में रहती है तो। लेकिन अब्दुल्ला फिर भी ज़िद करता है कि उसे परी को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन सबूर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चले जाता है, और इसी तरह वो दोनों परी को नीला के साथ छोड़ के चले जाते हैं। नीला वहीदी एक फ्रेंच मॉडल और एक अफ़गानी बिजनेसमैन की बेटी होती है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी तना और काफ़ी खोई हुई। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है। उसकी और सुलेमान की शादी महज एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, और वो सुलेमान से प्यार भी नहीं करती। नीला कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। फिर वो अंकल नबी में अपना दोस्त ढूंढ लेती है और अंकल नबी के साथ घूमने लगती है। जहाँ जहाँ वो जाती है अंकल नबी को अपने साथ लेके जाती है। इसी घूमने फिरने में जब वो पिछले बार शादबाग आई थी, तब उसने पहली बार परी को देखा। उसने जब पहली बार परी को देखा तो देखते साथ ही वो लड़की उसके मन को भा गई। उसने नबी से बोला कि उसे ये बच्ची चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी रुपया पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। नबी ने फिर ये बात जाके सबूर से कही, और क्योंकि सबूर को भी पैसे की ज़रूरत थी तो वो इस बात के लिए मान गया। तो इसी तरह वो लोग परी को नीला को बेचकर वहाँ से चले गए। परी अब बड़े होने लगती है और उसकी बचपन की यादें अब धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। वो सिर्फ उसकी माँ नीला, उसके बाप सुलेमान और अंकल नबी को ही जानती है। अंकल नबी को सुलेमान भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और जहाँ जहाँ वो जाता है अंकल नबी को अपने साथ लेके जाता है, चाहे वो सवेरे की सैर हो,
या शाम की सैर हो या कोई भी पार्टी हो, वो अंकल नबी को कभी अपनी आंखों के सामने से अलग नहीं होने देता। लेकिन फिर 1955 में सुलेमान को स्ट्रोक आ जाता है और वो पूरा पैरालाइज हो जाता है। नीला कुछ वक्त तो सुलेमान के साथ गुजारती है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के परी को अपने साथ लेके पेरिस चली जाती है। और जाने से पहले वो अंकल नबी को अपने पास बुलाती है और उन्हें कुछ ड्राइंग्स देती है, कुछ स्केचेस देती है जो कि सुलेमान ने बनाए थे। जब नबी वो स्केचेस देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ बताए बिना, किसी से कुछ कहे बिना वो स्केचेस वो अपने पास अपनी अलमारी में छुपा के रख लेता है हमेशा के लिए। सुलेमान अपनी बची खुची ज़िंदगी किसी तरह बिस्तर पे पड़े पड़े गुजारता है, लेकिन फिर सन 2000 में जब उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अंकल नबी ये नहीं देख पाता, तो अंकल नबी एक तकिया लेता है और उसके मुंह पे वो तकिया रख के उसे मार डालता है और उसे उसकी तकलीफ़ों, उसकी बीमारियों से आज़ाद कर देता है। सुलेमान के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सुलेमान अंकल नबी के नाम पर करके जाता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें तो ये लगता है क्योंकि बेचारे नबी ने सुलेमान की इस हालत में खिदमत करी थी, इस कारण से सुलेमान ने नबी को इतनी सारी दौलत से नवाजा, लेकिन नबी को ही पता होता है कि वसीयत क्या होती है। नबी फिर वो स्केचेस निकालता है जो कि उसने अलमारी में छुपा दिए थे। वो स्केचेस और किसी के नहीं बल्कि नबी के ही होते हैं। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सुलेमान जो होता है वो एक्चुअली में एक होमोसेक्सुअल होता है। उसे लड़कियों में नहीं, उसे लड़कों में इंटरेस्ट होता है और वो अंकल नबी से प्यार करता है। और ये बात का पता नीला को भी चल चुका था, इसलिए वो सुलेमान को अंकल नबी के साथ छोड़कर चली गई। बहरहाल नबी को सुलेमान की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं होती और फिर वो परी को ढूंढने लगता है ताकि एक सही वंशज के पास उसकी प्रॉपर्टी जाए। और उस टाइम तक अफ़गानिस्तान भी जो होता है वो वॉर टोन हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारी फॉरेन एड आने लगती है। इसी फॉरेन एड के चलते एक साउथ अफ्रीकन फॉरेनर जिसका नाम मार्कोस होता है, वो काबुल की स्ट्रीट्स पे भटकता हुआ रहता है एक रहने की जगह ढूंढने के लिए। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो नबी के घर पहुँचता है। नबी भी मार्कोस को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि उसे उससे कोई किराया नहीं चाहिए, ना उससे कोई पैसा चाहिए, पर बदले में उसे उसका एक काम करना पड़ेगा। उसे मार्कोस को परी को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। फिर मार्कोस भी नबी के साथ उसी काम पर लग जाता है। मार्कोस फिर अपनी रिसर्च जारी करता है और रिसर्च करने पे उसे पता चलता है कि नीला वहीदी नाम की लड़की फ्रांस पेरिस में 1974 में सुसाइड करने से मर गई है। और उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि 1970 में उसकी जो बेटी थी परी, उसने किसी और से शादी कर ली थी जिससे शादी करने के नीला खिलाफ थी। और यही नहीं, 1970 में शादी करने के बाद से ही नीला जो थी वो काफ़ी सुसाइडल हो गई थी और उसने काफ़ी सारे सुसाइड अटेम्प्ट करे थे, लेकिन ये वाला कारगर हो गया और वो आखिरकार 1974 में मर गई। फिर एक दिन 2002 में नबी की भी डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने साथ कुछ लेटर छोड़ के जाता है ताकि मार्कोस उन्हें परी तक पहुंचा सके। नबी उन लेटर्स में पूरा बताता है कि परी का अस्तित्व क्या था, नीला कौन थी, सुलेमान कौन था, सबूर कौन था और अब्दुल्ला कौन था। और मार्कोस भी अपने वादे अनुसार किसी तरह परी को ढूंढ लेता है जो कि उस वक्त पेरिस में होती है। जब परी को वो लेटर मिलते हैं तो उसे धुंधला धुंधला सब कुछ याद आने लगता है और वो पहली फ़्लाइट पकड़ के शादबाग पहुंचती है। लेकिन शादबाग पहुंचने के बाद जहां उसका घर होता है वहां पर किसी और का बंगला बना होता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात गुलाम से हो जाती है जो कि इकबाल का बेटा होता है। ये वही इकबाल होता है जो कि परवाना का बेटा होता है, यानी अब्दुल्ला का सौतेला भाई। वो उसे बताता है कि अब्दुल्ला ने 1970 में शादी कर ली थी और फिर 1972 में उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उसने अपनी खोई हुई बहन के नाम पर रखा, परी। लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी खोई हुई बहन परी को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं मिली। वो इवन काबुल भी गया था उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिली। लेकिन फिर जब अफ़गानिस्तान में वॉर चालू हुआ तब वो अपने पूरे परिवार को लेके अमेरिका शिफ्ट हो गया। परी फिर उनसे अब्दुल्ला का पता और उसका संपर्क ले लेती है और फिर वो अब्दुल्ला की बेटी परी को कांटेक्ट करती है और सीधा अमेरिका पहुंचती है। वहाँ उसकी मुलाकात परी से होती है जो कि अब्दुल्ला की बेटी होती है। वो उसे अपने साथ अब्दुल्ला से मिलाने के लिए लेके जाती है, लेकिन गाड़ी में उसे वो ये बताती है कि अब्दुल्ला को कुछ साल पहले एक स्ट्रोक आया था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं रहती और वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं।
जब परी यानी अब्दुल्ला की बहन अब्दुल्ला को देखती है, उसे अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे वो अब्दुल्ला के पीछे पीछे घूमती थी और उसके बिना सोती भी नहीं थी। अब्दुल्ला के बुढ़े से चेहरे पे भी उसे उसकी आंखें और उससे नैन नक्श से पता चल जाता है कि यही उसका खोया हुआ भाई अब्दुल्ला है। वो सीधे जाके उससे गले मिलती है और उससे गले मिल के रोने लगती है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात ये होती है कि अब्दुल्ला अपने स्ट्रोक के चलते उसको पहचान ही नहीं पाता कि वो कौन है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।